हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर 5 जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ साथ जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे उसे भी हम लोगों ने साथ साथ कवर अप कर लिया है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, कंप्लीट इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम फॉर। तो किडनी किस सिस्टम का पार्ट है? एक्सक्रीशन का, राइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन में कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिशन के लिए? तो माउथ रिस्पॉन्सिबल होता है ना। रेस्पायरेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे आपको किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं ना उसको भी आप साथ साथ कवर अप करते चलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता रहेगा, है ना। जैसे कि अब ये एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको लंग्स दे सकता है कि द लंग्स इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट फॉर द सिस्टम। तो वो लंग्स किसका पार्ट होता है? रेस्पायरेशन का, राइट। लंग्स की जगह पर आपको एल्वेलाई पूछ सकता है, यहाँ पे नेफ्रॉन पूछ सकता है, नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, है ना। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है, द ब्लड इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन, द हार्ट इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे 5 क्वेश्चंस बन गए एक टॉपिक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, है ना। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स भी दे सकता है, तो वो भी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जाइलम की जगह पे फ्लोएम रहेगा, द फ्लोएम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो क्या ऑप्शन सही होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये भी सही है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ये भी सही है। फूड की भी ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम टिश्यू, और साथ ही साथ में अमीनो एसिड्स एंड जो भी अदर सब्सटेंसेस होते हैं उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम टिश्यूज करते हैं। ओके, अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सी टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होती है? तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा? ब्लड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या रिक्वायर्स होता है? तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती है, 4 कंडीशंस चाहिए होती हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा वाटर, थर्ड क्लोरोफिल एंड फोर्थ सनलाइट, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो ये कौन सा ब्रेक डाउन है? ये किस तरह का रिस्पायरेशन, किस तरह के रिस्पायरेशन में ये प्रोसेस होती है? पायरुवेट ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। तो हमने देखा था कि रेस्पायरेशन 2 टाइप की होती है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। लुक एट दिस, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, सबसे पहले इसका ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म में, तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ओके, उसके बाद अब इस पायरुवेट का ब्रेक डाउन 3 तरीके से होता है। एक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक होता है। इन यीस्ट, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अगर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है, ऑक्सीजन थोड़े मात्रा में प्रेजेंट होता है, तब लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट ब्रेक डाउन यहाँ पे हो रहा है और सेकंड ब्रेक डाउन यहाँ पे हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस जो हो रही है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। बट एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें फर्स्ट प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और सेकंड प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पायरुवेट का ब्रेक डाउन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में किस जगह पे होता है? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
इस पाथवे को आपको याद रखना है कि किस प्रोसेस में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है ना। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी का प्रोडक्शन कब हो रहा है, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, तो साइटोप्लाज्म में हो रही है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी का प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट हमें कहाँ मिल रहे हैं, तो ये भी साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे हमें, किस प्रोसेस में मिलेंगे, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलेंगे। और ये प्रोसेस हो कहाँ रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो वापस से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो जिस तरह से जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिल्कुल वैसे ही आंसर करना है। सबसे पहले हम आंसर करेंगे हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, और देन हम रिप्लाई करेंगे कि वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो फैट्स का डाइजेशन किस तरह से होता है आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। आप इन्हें पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो और इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि फैट्स किस तरह से प्रेजेंट होता है। तो फैट्स आर प्रेजेंट एज लार्ज ग्लोब्यूल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिस पे कोई भी एंजाइम्स एक्ट नहीं कर पाता है ना। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जा सके, राइट। तो इसके लिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर से एंड पैंक्रियास से जूसेस सिक्रेशंस को रिसीव करता है। लीवर से बाइल जूसेस का सिक्रेशन होता है एंड पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूसेस का सिक्रेशन होता है। इन दोनों ही सिक्रेशन से इस फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले बाइल सॉल्ट्स जो कि बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं वो इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद इसके सिक्रेशन की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम होता है वो एल्कलिन हो जाता है, जिसकी वजह से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर एक्ट कर पाते हैं, है ना। उसके बाद फिर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है लाइपेज जो इस इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करता है। एंड फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल जूस निकलते हैं जिसमें लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि इस फैट को, इस इमल्सिफाइड फैट का जो डाइजेशन हो चुका होता है उसे फाइनली कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, देन वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, तो ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, जब हम सलाइवा को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे भी मैंने बता दिया था। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टार्च के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये हमारे माउथ को क्लीन रखने में भी हेल्प करता है। एंड हम जो फूड लेते हैं उस फूड को वाटरिंग करता है, उस फूड को पानी डालने का काम करता है ताकि उसकी अच्छे से उसे हम चबा सकें और उसके अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके ताकि वो निगलने में आसानी हो, है ना। तो ये मेन रोल होता है सलाइवा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts। तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, तो ये 4 नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। उसके बाद आपको रिएक्शन लिख देना है, किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, एंड देन आपको बताना है बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट ये मेन प्रोडक्ट है और उसके साथ ये ऑक्सीजन एंड वाटर, ये दोनों क्या होगा, बाई प्रोडक्ट। ओके, सो ऑक्सीजन एंड वाटर आर इट्स बाई प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ना। इस तरह से आपको डिस्टिंग्विश कर देना है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है आधी प्रोसेस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है और उसके बाद की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होती है ना। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के इंड प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है एंड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर लैक ऑफ
ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं, जैसे कि यीस्ट में होता है, इकोलाई में होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया इकोलाई, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं लैक्टोबैसिलस, उनमें भी एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द एल्वेलाई डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एल्वेलाई किस तरह से डिजाइन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जो स्पेसेस होती हैं उनको मैक्सिमाइज करने के लिए। तो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसके साथ आपको ना डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, डायग्राम आपको बना देना है और उसके बाद आपको आंसर करना है कि एल्वेलाई एक थिन वॉल्ड एंड ब्लड वेसल्स से घिरी हुई एक ऐसा स्ट्रक्चर है तो जो कि गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। These are balloon-like structures which provide a large surface area to maximize the exchange of gases. Okay. Next question है, what would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? Consequences यानी कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगी अगर हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए। तो एज वी नो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, राइट। ऑक्सीजन कैरियर है हीमोग्लोबिन। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आरबीसीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आरबीसी अच्छे से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, फीवर आरबीसीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, हमारे अंदर ब्लड की ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, बिकॉज हमारे बॉडी में मिलियंस ट्रिलियंस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जब ऑक्सीजन की अच्छे से सप्लाई होगी, सफिशिएंट सप्लाई होगी, है ना। तो अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो फिर आरबीसी भी कम हो जाएगा, और अगर आरबीसी कम हो गया तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो बिल्कुल स्लो फंक्शनिंग करने लगेगा। इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स में एबनॉर्मलिटीज़ आने लगेंगी, उनका अमाउंट कम होने लगेगा, जिसकी वजह से एनीमिया कॉज हो सकती है, वीकनेस कॉज हो जाएगी, ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ब्लड की, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी कॉज हो सकती है। तो ये आपको 4 पॉइंट लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इट इज नेसेसरी। तो डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है, ब्लड का हार्ट से 2 बार फ्लो करना। ओके, तो सबसे पहले हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्क्राइब्स दैट ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। ओके, उसके बाद बता देना है कि ये कहाँ कहाँ पे 2 बार फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से हमने ऑक्सीजन लिया, बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, लंग्स में गया, लंग्स ने इसे भेजा हार्ट के पास। तो पहला सर्कुलेशन यहाँ पे हो रहा है, पहला सर्कुलेशन कंप्लीट हो रहा है, हार्ट के पास ब्लड आता है, फिर यहाँ से ये ब्लड जाता है बॉडी के पास, फिर बॉडी में यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन सेल्स के पास दे देती हैं ब्लड, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर लेती है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये वेना केवा होकर के फिर से ये हार्ट में आता है ना। और फिर यहाँ से जो है हार्ट फिर वापस से कहाँ भेज देती है, लंग्स के पास। तो इस तरह से आपने देखा कि एक सर्कुलेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इन कर रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू इंटर करता है और एक बार में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है। तो इस तरह से 2 बार ब्लड जो है हार्ट के थ्रू फ्लो कर रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, तो फर्स्ट टाइम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इंटर द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स, एंड सेकंड टाइम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी इंटर द राइट एट्रियम थ्रू वेना केवा। ठीक है, बस इतना ही बताना है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। अगर आपको दिया हुआ होता कि आप डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन कीजिए, तब आप स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते कि सबसे पहले हार्ट कहाँ से किस तरह से फ्लो कर रहा होता है, आपको पूरा बताना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बताना था कि डबल सर्कुलेशन किस तरह से होता है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो आप बस इतना ही लिखोगे तो काम चलेगा। ठीक है, वैसे आप मार्क्स देख करके आप इसको आंसर कर सकते हैं। अगर 3 मार्क्स का है तो ये आंसर आपके लिए इनफ है, अगर 5 मार्क्स का आता है और साथ ही साथ में आपको ये डायग्राम भी बना लेना है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपको दिखा देना है किस तरह से ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है,
अदरवाइज आप स्टेप में भी आंसर कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इंटर द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स। देन उसके बाद आपको लिखना है कि फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बॉडी के पास जाता है, फिर यहाँ से बॉडी सेल्स जो हैं प्रेजेंट, वो बॉडी सेल्स से वेना केवा उस ब्लड को रिसीव करती है, रिसीव करके कहाँ लाती है, राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पुश हो जाता है ब्लड, लंग्स में, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस भी आप लिख सकते हैं, ओके। देन व्हाई इज इट नेसेसरी, तो ये ज़रूरी क्यों है, डबल सर्कुलेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस हार्ट में जा कर के मिक्स ना हो जाए। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, उसी टाइम पे वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेकर के आ रही है। तो अगर डबल सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डबल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन की इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। इसीलिए डबल सर्कुलेशन ज़रूरी है ताकि सेल्स में जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन हो और जल्दी जल्दी एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the differences between the transport of materials in xylem and phloem? Xylem and phloem में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस कि xylem जो है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एंड phloem क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेज। दूसरा मेजर डिफरेंस है कि xylem में सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, बट phloem में बिकॉज एक लीफ में यहाँ पे खाना बन रहा है तो उस लीफ से ऊपर भी जाना है और नीचे भी खाना आना है, जड़ के पास भी, है ना। तो इसलिए फ्लोएम से दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये दूसरा डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस है कि जाइलम में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, यहाँ पे फिजिकल फोर्स काम कर रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन पुल या फिर रूट प्रेशर, ये दोनों मिलकर के काम कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। एंड फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस आपको लिख देने हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। यहाँ पे आपको एल्वेलाई इन लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज, ये इन दोनों को कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, देन फंक्शन के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। एल्वेलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग्स के अंदर में, एंड नेफ्रॉन्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनसाइड द किडनीज, ओके। एल्वेलाई में एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलर कैपिलरीज, बट नेफ्रॉन्स में भी क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द बाउमेंस कैप्सूल्स। और इसके अलावा इसमें और कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो रीनल ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, ओके। देन हम बात करेंगे फंक्शन की। तो एल्वेलाई में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, सो इट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। एंड नेफ्रॉन्स में क्या होता है, यूरिन प्रोडक्शन होता है एंड ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, तो इट इज द साइट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन एंड यूरिन प्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वियोलर सैक्स एंड ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है किन के बीच में, एल्वियोलर सैक्स एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में। लेकिन नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन में अनफिल्टर्ड ब्लड जो होता है वो रीनल आर्टरी के थ्रू इंटर करता है। रीनल आर्टरी आगे जाकर के अफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड हो जाती है ना। अफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू अनफिल्टर्ड ब्लड जाता है बाउमेंस कैप्सूल में, वहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और उसके बाद यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो वो किसके थ्रू जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के कलेक्ट होता है और वहाँ से यूरेटर के थ्रू पास हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको लिख देना है, ओके। तो बस इतना ही क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में। आई होप आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ओके। और शेयर करने से आपकी नॉलेज कम नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये बात आती है ना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कोई और नहीं पढ़े, इसलिए वो शेयर नहीं करते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है ना कि जितना ही आप शेयर करोगे आपको अपनी लेवल पता चलेगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस चैप्टर से आपको 82 क्वेश्चंस हैं,
वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं लाइट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री के हम लोग 2 चैप्टर हम लोगों ने देख लिए हैं। बायोलॉजी का 1 चैप्टर हो गया है और अब हम लोग एक फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइट। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।